यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा इन्फिनेटिव और जेरेंड। इन्फिनेटिव और जेरेंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये आपके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। और इन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कैसे किया जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आप लोग लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। जो भी प्यारे बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर भी नए हों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ तो शेयर करें। जितने मैक्सिमम बच्चों को आप जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है और इनका यूज किस तरीके से होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, आज इनका बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे समझने वाले दोनों पार्ट का, जेरेंड और इन्फिनेटिव का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्फिनेटिव और जेरेंड ये आपके वर्ब से बने होते हैं और वर्ब के साथ साथ कौन सा रोल और अदा करते हैं, ये आज की क्लास में जानने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सब लोग जुड़ जाइए भाई। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अमन एकेडमी यहीं पर है, शुक्ला मार्केट सलोरी प्रयागराज में, तो आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा 8726704008 पर। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का फंडामेंटल बैच स्टार्ट होने वाला है, फंडामेंटल बैच। ठीक है दोस्तों, और ये बैच चलेगा हमारा 3:30 से 5 तक। तो ये 3:30 से 5 PM। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उनका स्वागत है। वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको CGL CGL यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, चाहे आप टेट सुपर टेट दें या फिर आप TGT PGT लैंग्वेज सीखना चाहते हो वो दें, या फिर आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दें, आपके लिए एकदम परफेक्ट बैच होगा। बस आपको ज्वाइन करना होगा दोस्तों इस बैच को। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। डिस्कस करते हैं हम लोग इन्फिनेटिव क्या है और जेरेंड क्या है। व्हाट इज द इन्फिनेटिव, हाउ टू यूज इन्फिनेटिव, एंड व्हाट इज द जेरेंड एंड हाउ टू यूज जेरेंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, दोनों का आपको सेशन बहुत अच्छा है, देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इसका रीजन समझिए दोस्तों, क्यों डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्योंकि इन्फिनेटिव जो बना होता है वो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ध्यान समझिए दोस्तों, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगाने से जो ये नया रूप बनता है ये क्या कहलाता है, आपका इन्फिनेटिव कहलाता है दोस्तों। ठीक, लेकिन जेरेंड क्या है, जेरेंड आपका है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ING लगा देने से क्रिया का जो नया रूप बनता है, दैट इज वी से दैट जेरेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जेरेंड हो गया दोस्तों और ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक, हमेशा इन्फिनेटिव के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये प्रयोग किया था, कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया था, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। अब बात को समझिएगा दोस्तों। अब ये जेरेंड इन्फिनेटिव वर्ब से बने हैं, क्योंकि देखिए वर्ब ही वर्ब से बन रहे हैं, तो ये आपका वर्ब का काम करते हैं। वर्ब का काम करने के साथ ही साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव ये नाउन का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। और ये नाउन कैसे रूप में प्रयोग किया था, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक एक बात को ध्यान सुनिएगा और सेशन को लाइक शेयर करिएगा दोस्तों, चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा। जहाँ कोई समस्या होती है आप लोग समस्या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक दोस्तों, जैसे हमने कह दिया, देखिए वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, walking is useful for health, that is your verb, that is your subject in form of gerund। किस रूप में है, जेरेंड, क्योंकि वॉक आपकी क्या है, वर्ब है, और वर्ब में हमने ING को सफिक्स कर दिया, वी से दैट इज अ जेरेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, आपका जेरेंड है। वॉकिंग क्योंकि वो वर्ब का सब्जेक्ट है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या है, शरीर के लिए यूजफुल है, लाभदायक है। ठीक है, तो दैट इज योर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, टू
walk is useful for health. Are you getting my point? To walk is useful for health. तो ये क्या है आपका जेरेंड है, ये क्या है आपका वर्ब है, ये सॉरी ये क्या है आपका इन्फिनेटिव है दोस्तों, क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या है टू आया। तो एक हम यहाँ पर हमारा ये पहला नियम जो तैयार होता है, नियम पहला ये तैयार होता है दोस्तों कि हम ध्यान दीजिएगा, अब हम एक एक यूज पर चलेंगे कि जो है पहले इन्फिनेटिव देखेंगे उसके बाद जेरेंड। पहले ये कॉमन चीज़ें मैंने समझा दी कि जेरेंड को क्या है और इन्फिनेटिव क्या है, ये बातें समझ में आ गई। तो हम एक एक करके लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन वर्ब से बने होते हैं, तो ये वर्ब का रोल तो अदा ही करते हैं, वर्ब तो इंडिकेट करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये जो है आपको नाउन यानी कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जब कोई एक्शन, जब कोई वर्ब सब्जेक्ट का काम करता है तो वह तो जेरेंड के फॉर्म होता है या फिर इन्फिनेटिव के फॉर्म होता है। बात समझ में गई ना दोस्तों। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको यही मिलेंगी, और छोटी चीज़ों की गलती एक दिन बड़ी गलती बनती है दोस्तों। तो हम क्यों ना छोटी ही चीज़ों को सुधारते हुए चले, वो बड़ी गलती में कभी भी कन्वर्ट ना होने पाए, आर यू गेटिंग मी पॉइंट। तो हमने कहा कि दोस्तों यानी कि जब कोई एक्शन या जब कोई वर्ब आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वह या तो वो इन्फिनेटिव में होगा या तो वो जेरेंड में होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में। अब एक एक करके सीखते हैं व्हाट इज द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है समझिएगा दोस्तों। इन्फिनेटिव कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, ये 2 प्लस b1 का फॉर्म होगा, 2 प्लस b1। जेरेंड को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक, ये क्या जेरेंड को हटा देते हैं, तो ये 2 प्लस b1 का केस होगा, ये आपको क्या कहलाएगा इन्फिनेटिव कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, अब पहला जो इनका रूल फर्स्ट है यहाँ से जानिए, रूल भी लिख लेते चलिएगा, हम रूल के माध्यम से बता देंगे कि इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कैसे, मैंने कहा भी टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है दोस्तों। हम जैसे टू स्विम is useful for health, ठीक। आगे हम कहते हैं टू स्मोक इज injurious to health, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ समझ में आ गई होगी बात, ये क्या है आपका इन्फिनेटिव, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई परेशानी तो नहीं है भाई, बताइए, ठीक है ना। इसी तरीके से कह सकते हैं टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। तो दैट इज योर इन्फिनेटिव, और वी यूज एज फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट या एज प्लेस ऑफ नाउन वी से दैट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया, और नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर आपको सेकंड देखना होगा कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं वी या आई लाइक, या कहते हैं आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक टू ईट मैंगो। जरा देखिए भाई, तो यहाँ क्या है, हमने कहा ऑब्जेक्ट आई लाइक व्हाट, प्रश्न करिए व्हाट,
तो टू ईट मैंगो, है कि नहीं? यानी कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पसंद करता हूँ, टू ईट, खाना, मैंगो, ठीक है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में दोस्तों, मैंगो क्या है, अब ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि आई लाइक टू ईट, अब ईट क्या खा रहा है, मैंगो, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ले चलते हैं, ये बात समझ में आ गई ना, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम ले चलते हैं आपको, जैसे एक और एग्जांपल ले दें, जैसे हमने कह दिया दे रिफ्यूज्ड हेल्प हर, ठीक, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में गई। अब हम ले चलते हैं आपको रूल नंबर 3 की तरफ। रूल 3, इन सब बातों को नोट करते चलिएगा क्योंकि आगे काम आएंगे, कहाँ कैसे यूज किया जाता है, इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। अब हम जैसे कहते हैं, जो रूल आपका 3 है, रूल 3 ये कहता है दोस्तों कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन्फिनेटिव का प्रयोग एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसका, वर्ब का, किसका, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे, जैसे हम कह दें ही इज टू गो, ही इज टू गो, अब ये क्या है, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। चल आइए देखते हैं, हिज हॉबी इज टू कलेक्ट स्टाम्प, अब ये क्या है भाई, स्टाम्प, हिज हॉबी इज, उसकी आदत है, क्या है, टू कलेक्ट स्टाम्प, यानी कि स्टाम्प, स्टाम्प मतलब ये टिकट टोकर को जो कलेक्शन करते हैं, स्टाम्प, ठीक है। तो टू कलेक्ट स्टाम्प, स्टाम्प को कलेक्ट करना उसकी क्या है, हिज हॉबी इज टू कलेक्ट स्टाम्प। वी से दैट वी यूज इंफिनिटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, है कि नहीं दोस्तों। हिज हॉबी इज क्या है, टू कलेक्ट स्टाम्प, ठीक है ना। तो कलेक्ट स्टाम्प के रूप में मैं इसका प्रयोग किया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, एक और ले लेते हैं, हिज डिजायर इज, हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS, उसकी इच्छा है होना, हिज डिजायर इज है क्या, टू बिकम एन IAS, टू बिकम, तो दैट इज योर वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों कि रूल नंबर 3 हम कह सकते हैं कि जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों, किसके रूप में, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि क्योंकि ये आपके इन्फिनेटिव हैं, इनकी छोटी छोटी चीजों को आपको जानना ही होगा, ठीक है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, चलिए कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं इनफ, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है, और ये कहता है कि एनफ के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, एनफ के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव कहने का तात्पर्य है 2+B1, 2+B1, एनफ के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चलिए देख, हम जैसा कहते हैं सी इज इंटेलिजेंट enough, she is intelligent enough for speaking English, बताइए यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी भैया, यहाँ पर सी इज इंटेलिजेंट इनफ फॉर स्पीकिंग इंग्लिश,
करेक्ट दिस सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस आपको गलत है, बिकॉज वी यूज फॉर, हमको क्या यूज करना है, एनफ के बाद इन्फिनिटिव यूज करना है। तो हम कह सकते हैं सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इनफ टू स्पीक, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में अंतर क्या है। जेरेंड और दो सर्जी तक प्रयोग करते चले जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम लास्ट में समझाएंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बस देखते रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। हमने कहा सी इज इंटेलिजेंट इनफ टू स्पीक इंग्लिश, बात समझ में गया। चले आगे, आगे चलिए, लिखिए द एप्पल इज टू स्वीट, टू स्वीट द एप्पल इज स्वीट टू ईट। बताइए जरा भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ही इज बोल्ड इनफ, इनफ फॉर फेसिंग हिम, ही इज बोल्ड इनफ फॉर फेसिंग हिम। बताइए भाई, क्या दिक्कत है? तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्या हो जाएगा, ही इज बोल्ड इनफ टू फेस हिम। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी? चल, ये बात आपको समझ में आ गई। एनफ, एनफ आपको एनफ के साथ हमेशा इन्फिनेटिव यूज करना है, इन्फिनेटिव कैसे, 2+B1 के रूप में। अब आपको हम रूल नंबर जो 5 बताने वाले हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इनका प्रयोग आपको बहुत कई बार देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी कि इनका प्रयोग देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेती ही हैं। यानी कि देख लिए भाई कौन कौन सी वर्ब है, समझिएगा दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल नंबर 5, some verbs always take infinitive, infinitive, some verb always take infinitive। अब इसमें से कौन कौन सा है, appear, नोट डाउन कर लीजिएगा, appear, attempt, chance, continue, decide, begin। नोट डाउन करते चलिए भाई, अपीयर, अटेम्प्ट, चांस, कंटिन्यू, डिसाइड, बिगिन, डिजायर, फेल, फॉरगेट, डिजायर, फेल, फॉरगेट। ठीक है, होप, मैनेज, ऑफर, ये सब वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव लेते हैं दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा। प्रिटेंड, सीम, सीम SEEM है भाई, सीम, रिफ्यूज, ट्राई,
इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अपीयर, अटेम्प्ट, चांस, कंटिन्यू, डिसाइड, बिगिन, डिजायर, फेल, फॉरगेट, होप, मैनेज, ऑफर, प्रिटेंड, सीम, रिफ्यूज एंड ट्राई। That verbs always takes infinitive. We say that infinitive means 2 plus v1। अपने साथ क्या लेंगे? 2 plus v1। ठीक है ना? तो ये अपने साथ infinitive का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अपीयर, अटेम्प्ट, चांस, कंटिन्यू, डिसाइड, बिगिन, डिजायर, फेल, फॉरगेट, होप, आपका मैनेज, ऑफर, प्रिटेंड, सीम, रिफ्यूज और ट्राई। दैट इज योर वर्ब्स टेक्स ऑलवेज इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी भाई? बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इनको चलिए एक एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, कैसे लेती हैं आप समझ लीजिए भाई। हमने कहा ही हैज डिसाइडेड लिविंग, he has decided leaving the town। बताइए जरा दोस्तों, ये सेंटेंस है, बताइए। he has decided leaving the town। लिविंग मीन्स होता है छोड़ देना। क्या होता है भाई? छोड़ देना। ठीक, एक सेंटेंस और देता हूं। I try solving the sum। I try solving the sum। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्या है? डिसाइड, और डिसाइड वर्ड है, यहाँ क्या है? ट्राई। तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? इन्फिनेटिव लेते हैं। क्या हो जाएगा? he has decided to leave the town। अभी हम समझाएंगे दोस्तों इन्फिनेटिव और जेरेंड में अंतर क्या है। आई ट्राई टू सॉल्व, क्या हो जाएगा? आई ट्राई टू सॉल्व द सम। ठीक है, तो जितनी भी वो मैंने लिखा है दोस्तों, अगर हम कहते हैं ही promised teaching me, क्या हो जाएगा? he promised to teach me। ठीक है, he promised to teach me। तो इन वर्ब को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं? इन्फिनेटिव लेती हैं। चलिए दोस्तों, चलिए आइए अब हम आपको ले चलते हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ रूल नंबर 6 कह सकता है। रूल नंबर 6 यानी इन्फिनेटिव तो लेती हैं, लेकिन वो अपने साथ पहले ऑब्जेक्ट लेती हैं, इन उसके बाद इन्फिनेटिव। यानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वर्ब आपका होगा, ठीक है, चल वर्ब होगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देन उसके बाद इन्फिनेटिव। देखिए इन सबको आपको सीखना ही दोस्तों, क्योंकि आपको इस डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। वर्ब है, उसके बाद यानी कि मैं अभी वर्ब बताने वाला हूँ जो हमेशा अपने साथ हो, यानी सम वर्ब्स ऑलवेज टेक, वर्ब तो होती हैं ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेती हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लेती है। ये कौन सी वर्ब है अभी आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसे वर्ब है, नोट कर लीजिए, एडवाइस, आस्क, नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, बेग मिस होता है निवेदन करना, है कि नहीं। आगे कमांड, कॉम्पेल, नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, कमांड, कंपेल। अगर इसी में जोड़े तो आपका इनकरेज,
इनकरेज, फोर्स। ध्यान दीजिएगा, एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, कमांड, कंपेल, इनकरेज, फोर्स। ठीक है। अगर हम इसी मना करने के लिए फॉरबिड, फॉरबिड क्या होता है? मना करना होता है दोस्तों, मना करना होता है। ठीक। अगर इसे हम कहते हैं इनवाइट होता है, इमेजिन होता है, इमेजिन होता है। ठीक है, इमेजिन करना भाई, इमेजिन। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट क्या होता है? निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्ट बना है, निर्देश देना। क्या? एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, कमांड, कंपेल, इनकरेज, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट। ठीक है दोस्तों। अगर इसी में जोड़ दें तो परसुएड भी आता है। परसुएड मीन्स क्या होता है भाई? राजी करना। क्या होता है दोस्तों? राजी करना। रिक्वायर, ठीक, रिक्वायर मीन्स क्या होती है? आवश्यकता। रिमाइंड, टेल, टीच। ये आपकी कुछ ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगी, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लेंगी। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेंगी उसके बाद इन्फिनेटिव लेंगी। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, कमांड, कंपेल, इनकरेज, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परस्यूट, रिक्वायर, रिमाइंड, टेल, टीज। उसके बाद क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे ये लोग? इन्फिनेटिव लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं। चल आइए, जैसे एग्जांपल देते हैं दोस्तों, समझिएगा। एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं, आप लोग हमेशा जानते ही हैं, आप लोग कहते नहीं, ही टोल्ड मी, है कि नहीं? ही टोल्ड मी टू गो देयर, टू गो देयर। ये देखिए, बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर आपने टोल्ड, हमने क्या? टेल, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? इन्फिनेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी दोस्तों? तो हमने कहा कुछ ऐसी वर्ब हैं जो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव तो लेती हैं, वो मैंने लिखा दिया। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लेती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, जैसे हमने कह दिया, द टीचर एडवाइज, सॉरी दोस्तों, द टीचर एडवाइज्ड मी टू डू द सम। सॉरी, द टीचर एडवाइज मी टू डू द सम। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ देखिए क्या आया है? एडवाइस आया है। आया है कि नहीं दोस्तों? एडवाइस के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया? इन्फिनेटिव आया। तो इस तरीके से आपसे गलतियां पूछी जाती हैं। इनको आप कई बार इन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी ऐसी वर्ब्स आपसे बोलने वाली नहीं है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं है भाई? जरा बताइए। चले, अब इनके साथ थोड़ी सी एक कंडीशन ये है दोस्तों। अब ये तो हो गया। अब इनके साथ कंडीशन ये है, जब इनका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। कौन सी? इन वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जब इन ऐसी वर्ब का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं, यहाँ मैं इसको इरेज करता हूँ, लिख लीजिएगा, रिमार्क करके लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जब इनका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस में ये कैसे होती हैं? बताइए जरा भाई। ये दोनों फॉर्म में हो सकती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस B1 हो सकता है। ठीक है, नहीं देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा आपके साथ टू प्लस B1 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है ना? किसमें आएगा? टू प्लस B1 के फॉर्म में। एडवाइस, आस्क, अलाउ, बेग, कमांड, कंपेल, जितनी भी आपकी ये वो हैं, जब इनका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमेशा अपने साथ टू प्लस B1 का ही प्रयोग करते हैं, कोई अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं करती।
ठीक है, चले आगे, आइए एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे हमने कह दिया है, ही वॉज परमिटेड, he was permitted to teach them, he was permitted to teach them। जहाँ देखिए दोस्तों क्या है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर क्या आया है आपका, क्या है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कभी किसी आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग तब नहीं किया जाएगा। आपको एग्जांपल समझ में आ गया दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। शी वॉज encouraged to sit in the exam, she was encouraged to sit in the exam। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए भाई। नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। बताइए भाई। चल आइए चलते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन कभी भी इनके साथ हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब इनका प्रयोग हम कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे, तो ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। और यदि इनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में ना करें, सिंपल रूप में करेंगे, तो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग ले लेगी। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? चल आगे चलते हैं। अब जो आपको बताना है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वजह से है कि हम यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब कभी भी, ये रूल नंबर आप 7 मान के चलिएगा, जब कभी भी नो एज वर्ब के रूप में काम करती है, किसके रूप में? वर्ब के रूप में काम करती है दोस्तों, तो हमेशा अपने साथ, हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद हम किसी न किसी WH वर्ड से इसको कनेक्शन करते हैं। ठीक, WH वर्ड से इसको कनेक्शन करते हैं, तो ये हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेती है। ठीक, क्या लेती है दोस्तों? इन्फिनेटिव लेती है, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वायर। ठीक है, तो ये अपने साथ, यानी कि जैसे हम कहते हैं, सी नो हाउ टू रीड या हाउ टू राइट एन ऐसे। अब यहाँ पर सी नोज हाउ टू राइट, तो नोज आपका जो वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसके साथ हम हाउ WH वर्ड और उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हम लोग जरूर से जरूर करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन देख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा नो आपकी ऐसी वर्ब है, यानी क्रिया कौन सी? नो के बाद हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर या किसी भी WH वर्ड का प्रयोग करके जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो आपको उसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। किसका? इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, चले जैसे एग्जांपल और दे दें। देखिए, दे नो व्हेन स्टार्ट द वर्क। अब इसको गलती फाइंड आउट करिए, दे नो व्हेन स्टार्ट द वर्क। चलिए बताइए जरा, गलती फाइंड आउट करिए भाई, गलती फाइंड आउट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे
नो, अब यहाँ पर व्हेन आ गया ना, वो लगा व्हेन आ गया, जब, वे जानते हैं जब स्टार्ट द वर्क, काम को स्टार्ट किया गया, यानी काम को स्टार्ट करना, वो जानते हैं कब काम को स्टार्ट करना। ठीक है दोस्तों, ठीक, बात समझ में आ गई। तो नो के बाद आपको जरूर WH वर्ड, यानी वो नो कब, जब आपके वर्ब के रूप में काम करे। किसके रूप में काम करे? वर्ब के रूप में काम करे, तो आप हमेशा उसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, अब आज यानी कि ये था आज का सेशन दोस्तों। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका बेयर इन्फिनेटिव। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे। यानी बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जहाँ पर हम इन्फिनेटिव विदाउट टू क्या करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव है क्या, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ऐसी बातों को सीखने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, और हम बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जेरेंट इन्फिनिटी या किसी भी इंग्लिश को लेकर के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ों को। तो जो भी बच्चे हमारे फंडामेंटल बैच में जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर एक बार फिर बता दें, 8726704008 पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। वहाँ हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पर चले जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेयर इन्फिनेटिव को लेकर के, उसके बाद जेरेंट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।